जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एमपीपीएससी का मेंस का आज लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने दो लेक्चर्स पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू ऑफ हिस्ट्री की। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। देखिए, हमने सबसे पहले लास्ट क्लास में देखा था कार्बन डेटिंग मेथड, C14 मेथड। 1949 में एफ लिबी ने इसकी शुरुआत करी थी और ये आर्कियोलॉजिकल किसी भी चीज की एज फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई चीज खुदाई से निकाली जाती है या कोई स्केलेटन है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितने साल पुराना है ये कैसे पता चलता है, तो ये पता करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल किया। इसमें कार्बन के दो आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है, C12 और C14। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लिविंग उसमें रहता है, मतलब जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम जिंदा हैं तो हमारे में C12 और C14 का प्रोपोर्शन सेम रहता है। अब चूंकि C14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो C14 जो होता है, चूंकि वो रेडियो एक्टिव है इसलिए उसका डिग्रेडेशन चालू हो जाता है। लेकिन C12 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है इसलिए उसका डिग्रेडेशन नहीं होता। तो जब भी कभी इंसान की डेथ होती है तो उसमें जो कमी आती है वो आती है C14 की, धीरे धीरे। अब इसमें क्या किया जाता है, C12 के कंपैरिजन में C14 को कंपेयर किया जाता है कि C14 कितना कम हुआ है और उस हिसाब से एज तय की जाती है। अब साइंटिस्टों ने जो बेसमार्क बनाया है, बेंचमार्क, वो ये बनाया कि अगर C14 की मात्रा C12 से आधी हो जाती है, ठीक है, जिसको हम हाफ लाइफ साइकिल कहते हैं, तो उस टाइम पर, मतलब अगर वो चीज आधी हो जाती है, मतलब वो कंकाल जो है वो 5730 ईयर्स पुराना है। ठीक है, मतलब अगर C14 जो है वो आधा हो जाता है मतलब वो 5730 साल पुराना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 11000 साल तक की ही चीजों का हम कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद एज डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि C14 जो है वो खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। इसके बाद हमने जाइलम मेथड देखा था। मैंने बताया था कि ट्री या प्लांट की एज को फाइंड आउट करने के लिए हम जाइलम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम रॉक की, पत्थर की एज को मापना है तो उसके लिए हम यूरेनियम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर हमने भारत के अलग अलग नाम पढ़े थे, इतिहास में भारत को किस किस नाम से जाना गया। तो सबसे पहला था भारतवर्ष। ठीक, भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष का मीनिंग होता था ऐसी टेरिटरी जहां पर ज्ञान की प्रकाश है, मतलब विच टेरिटरी विच इज श्रिंक इन द लाइट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ज्ञान का प्रकाश जिस भी टेरिटरी में है उसको क्या बोला गया, भारतवर्ष। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें बताया गया कि भरत कबीला नाम का एक क्लेन था जिसने युद्ध में सभी राजाओं को हरा दिया था, तो उसके नाम पर पड़ गया भारत। भारत देश का नाम पड़ गया भारत। लेकिन पुराणों ने जो बताया, पुराणों में यह कहा गया कि दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत कौन थे, ये हस्तिनापुर नरेश थे। हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी, तो आप महाजनपदों में कुरु की राजधानी जो थी वो हस्तिनापुर थी। मतलब कुरु मतलब वही कौरव पांडव महाभारत में। ठीक, तो दुष्यंत जो थे वो हस्तिनापुर नरेश थे और दुष्यंत और शकुंतला का बेटा हुआ था भरत, जिसने भारत की ये कौरवों की, कुरु की सीमा को बहुत लंबे दूरी तक पहुंचा दिया था। इसी कारण से उनके नाम पर क्या पड़ गया, हमारे देश का नाम भारतवर्ष। और तीसरा जो इसमें रीजन दिया गया वो जैन टेक्स्ट में दिया गया, जिसमें जैनों के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके बेटे का नाम था भरत, जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा भारत। ठीक, दूसरा था आर्यव्रत। आर्यव्रत मतलब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अराउंड 1500 बीसीई में जो आर्य थे वो सेंट्रल एशिया से कहाँ आए, इंडिया की तरफ। तो वैसी टेरिटरी जहां पर आर्यंस रहते थे, ठीक, तो उसको क्या बोल दिया गया, आर्यव्रत। आपने महाभारत रामायण में आर्यव्रत नाम सुना होगा, ठीक है, क्योंकि वो आर्य रहते थे वहां पर। फिर इसके अलावा जम्बू द्वीप, मैंने आपको बताया था जम्बू द्वीप जो है वो भी एक नाम है। चूंकि यहाँ पर जम्बू का मतलब है जृम्बिका, जृम्बिका का मतलब होता है जामुन, जिसको इंग्लिश में ब्लूबेरी कहते हैं। तो भारत में चूंकि जामुन के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे,
इसलिए दो टेक्स्ट ऐसे हैं जिसमें भारतवर्ष का नाम जम्बू द्वीप रखा गया, जिसमें एक था बुद्धा टेक्स्ट और दूसरा था अशोका का इंस्क्रिप्शन। अशोका का अभिलेख में भी उसको क्या बताया गया, भारत को जम्बू द्वीप। फिर इसके बाद बना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? देखिए, ईरान पे उस टाइम पर लोग रहा करते थे जिनको हम पर्शियन लोग कहते थे, ठीक है। तो जब उन पर्शियन लोगों ने भारत पर अटैक किया, तो सबसे पहले उनको एक नदी मिली। मैंने आपको बताया था तिब्बतियन प्लेट्यू से निकल करके ये नदी लद्दाख और कश्मीर और पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में गिरती है, जिसका नाम है सिंधु नदी, जिसको हम आज की डेट में इंडस कहते हैं, ठीक है, इंडस रिवर। तो जब ये इंडस रिवर सिंधु रिवर तक पहुंचे, ठीक है, तो चूंकि ये स शब्द का उपयोग नहीं कर पाते थे, पर्शियन लोग जो थे वो स शब्द का उपयोग नहीं कर पाते थे, तो जब यहाँ पर उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई ये कौन सी नदी है, तो उन्होंने बोला सिंधु नदी। लेकिन उन्होंने सिंधु ना प्रोनाउंसिएट करके उसको क्या कर दिया, हिंदू कर दिया, ठीक है। तो सिंधु से कैसे कन्वर्ट हो गया, हिंदू में कन्वर्ट हो गया। और यही हिंदू, जहां पर हिंदू रह रहे थे, हिंदू नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे, उनका पर्शियनों ने क्या कह दिया कि ये हिंदुस्तान, ठीक है, क्योंकि ये हिंदू नदी के पास रह रहे, जबकि वो थी कौन सी नदी, सिंधु नदी, ठीक। इसके बाद बात करें, इसके बाद हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो देखिए, जैसे पर्शियन आए थे अटैक करने के लिए, वैसे ही ग्रीक भी आए थे। आप याद करिए, अलेक्जेंडर आया था, ठीक है। अलेक्जेंडर कौन था, ग्रीक था, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया को, सिंधु नदी को इंदस नाम किसने दिया था, ग्रीक्स ने दिया था। पहले ये सिर्फ सिंधु नदी कहलाती थी, आज की डेट में ये इंडस रिवर कहलाती है, ठीक है। लेकिन पहले जब सिंधु नाम था, तो सिंधु को इंदस नाम किसने दिया था, ग्रीकों ने दिया था। और इंडस नदी के पास रहने वालों को इंडिया किसने कहा था, ग्रीक्स ने कहा था, ठीक है। तो इंडिया नाम किसे पड़ा, ग्रीक्स। फिर इसके बाद हमने देखा अजनाब वर्ष। ये जैन टेक्स्ट में दिया हुआ था। जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके पिता का नाम था अजनाब, तो उनके नाम पर पड़ गया अजनाब वर्षा। फिर कुमारी द्वीप, ये एक कोर्ट पोएट थे गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अंडर राजशेखर। उन्होंने अपनी किताब काव्य मीमांसा में लिखा, भारत को बताया कुमारी द्वीप। फिर चाइनीज लोगों ने कई नाम दिए, जैसे यांटू, शेंडू, भूटियनजू, टियानजू, ठीक है। तो ये सारे नाम किसने दिए थे, चाइनीज ने दिए थे। इसके बाद होंडू, ठीक है, क्रिश्चियनों की जो धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल, ठीक है, तो उसमें भारत का नाम क्या दिया हुआ है, होंडू। और इसके अलावा ग्यागर था, जो एक तिब्बतियन टेक्स्ट में भारत का नाम दिया हुआ है, ठीक। तो यहां तक हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं मानव की उत्पत्ति, ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक। मतलब ये आज जो हम मानव हैं, ठीक है, क्या हम पहले भी ऐसे ही थे, या हमारा ओरिजिन हुआ कहां से, मानव धरती पर आया कहां से, ठीक है। तो आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, कि हम पहले बंदर हुआ करते थे, मंकी, ठीक है, हम पहले क्या हुआ करते थे, मंकी हुआ करते थे, और बाद में हम क्या बन गए, इंसान बन गए, ठीक है। तो ये जो शुरुआत से लेकर के और आज का जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ये कैसे बना, ठीक है। तो हमें इसकी कहानी पूरी देखनी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है, हेडिंग डालिए, ह्यूमन इवोल्यूशन। हेडिंग डालिएगा कॉपी में, ह्यूमन इवोल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया है, आप लोग कॉपीज ले लीजिए, और जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको कॉपी में नोट करिए, ठीक है। जब आप उसको कॉपी में नोट करेंगे, तो आपको लास्ट एग्जाम टाइम पर पढ़ने में आसानी होगी, रिवाइज करने में आसानी, ठीक। तो अब हम ये देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति, ह्यूमन का इवोल्यूशन कहां से हुआ। देखिए, अफ्रीका, आप जानते हैं आज की डेट में अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अफ्रीका जो है एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक। तो यहां पर एक जगह है ग्रेट रिफ्ट वैली, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट। देखिए, आपने ये भी सुना होगा, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई, ठीक है।
तो अफ्रीका में एक जगह थी ग्रेट रिफ्ट वैली। अब देखिए, आपको ये समझना होगा ये रिफ्ट वैली क्या होती है। रिफ्ट वैली को भस्म घाटी भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भस्म घाटी। तो ये जो रिफ्ट वैली है, ठीक है, इसको ये कैसी वैली होती है। देखिए, आपने देखा हो रिफ्ट वैली का मतलब ऐसा होता है जिसके दोनों साइड पहाड़ होता है, दोनों साइड पहाड़ है, एक पहाड़ ये दूसरा पहाड़, और ये बीच से जो सकरी खाई है, बीच से ये जो सकरी खाई है, इसी को कहा जाता है रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली क्या होता है, जब दो पहाड़ों के बीच से एक खाई होती है, ठीक है। जैसे हमारी जो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली से होके गुजरती है, वो दो पहाड़ों के बीच से निकलती है, ठीक है। तो दो पहाड़ों के बीच में जो खाई होती है ना, उसी को कहा जाता है रिफ्ट वैली, ठीक है। तो ऐसे ही अफ्रीका में भी एक ग्रेट रिफ्ट वैली है, ठीक है। और इसका जो फॉरेस्ट एरिया है, मतलब जंगल एरिया जो है, पूरा ग्रेट रिफ्ट वैली का जो जंगल एरिया है, यहां पर एक ह्यूमनॉइड टाइप का एक मंकी रहता था, ठीक है, जिसका नाम था रामापिथेकस। ये नाम नोट करिएगा, रामापिथेकस। ये सबसे पहला ह्यूमन दिखने जैसे एक एनिमल था। मतलब ये दिखता कैसा था, ह्यूमन जैसा। तो जैसे कहा जा, इसको कहा गया फर्स्ट ह्यूमनॉइड। फर्स्ट ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड मतलब होता है लुक्स लाइक ह्यूमन, मतलब इंसानों जैसा दिखने वाला एनिमल। सबसे पहला कौन था, रामापिथेकस। और ये एक तरीके का मंकी जैसा दिखता था, इसीलिए हम कहते हैं कि पहले हम बंदर थे। इंसान जो पहले क्या था, एक बंदर था। और ये जो रामापिथेकस था, इसके भी चार पैर हुआ करते थे। जैसे आज की डेट में आप देखें तो गाय हो, कोई भी जानवर हो, ठीक है, ज्यादातर जानवर जो आपको अपने आसपास नजर आते हैं, ज्यादातरों के चार पैर हैं। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, ठीक, इनके चार पैर होते हैं। तो रामापिथेकस के भी कितने पैर हुआ करते थे, चार पैर हुआ करते थे। और इनकी भी पूंछ हुआ करती थी। जैसे मंकीज में देखें आप, बंदरों की पूंछ होती है, वैसे तो सभी की पूंछ होती है, जितने भी एनिमल्स होते हैं ज्यादातर की पूंछ होती है। तो रामापिथेकस की भी पूंछ हुआ करती थी। और ये चार पैरों पर चलने वाला एक जानवर था, जो कि इंसानों जैसा दिखता था, लुक्स लाइक अ ह्यूमन, ठीक। अब ये फॉरेस्ट एरिया में ही अपना, वहीं पर जो फल वगैरह हुआ करते थे वही सब खाते पीते थे, ये सारी चीजें, इनका लाइफ जो है वो अच्छा चल रहा था फॉरेस्ट एरिया में, ठीक। अब इसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे क्या हो गया, देखिए, कोई भी चीज होती है उसमें, कोई भी जीव हो, कोई भी स्पीशीज हो, जब वो धीरे धीरे एक पर्टिकुलर एरिया में रहने लगता है तो धीरे धीरे वहां पर उनकी जनसंख्या बढ़ती है। तो ऐसे ही हुआ क्या कि रामापथेकस की जनसंख्या जो है वो बढ़ने लगी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो रामापथेकस थे, इनकी क्या होने लगी, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। अब देखिए, हुआ क्या, जो फॉरेस्ट एरिया में ये रह रहे थे, ठीक है, तो पहले जो रह रहे थे रामापिथेकस, उनको तो खाने का इंतजाम हो जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, आप समझते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो खाने की होती है, क्योंकि खाने का सोर्स लिमिटेड है, ठीक है भाई। खाने का सोर्स आज भी अगर हम देखें तो खाने का सोर्स लिमिटेड है, बट पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे खाने की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो यही यहाँ पर भी हुआ। अब जब रामापिथेकस की वो क्या हुआ, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती गई, तो उसके कारण होने क्या लगा कि फॉरेस्ट एरिया में खाने की समस्या आने लगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टाइम पर शुरू हुआ आइस एज, ये नोट करिएगा। इसी टाइम पर क्या शुरू हुआ, आइस एज। आइस एज का मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर इतना ठंडा हो गया, या टेम्परेचर इतना कम हो गया
कि हमारी जो वाटर बॉडीज थी, ठीक है, वाटर बॉडीज थी, उनके ऊपर क्या जम गई? आइस जम गई। देखिए, आप कभी एंटार्क्टिका वगैरह, जो एंटार्क्टिका हमारा नीचे सबसे सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वहां की अगर आप इमेजेस देखेंगे, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द जो समुंदर है ना, ठीक है, वहां पर बर्फ जमी हुई है उनकी ऊपरी परत पर। ऊपरी परत पे क्या जम गई है? बर्फ जम गई। अब देखिए, जब बर्फ जम जाएगी, ये क्यों जमी? क्योंकि वो टेम्परेचर बहुत कम। तो जब आइस एज शुरू हुआ, तो जो वाटर बॉडीज थी, ठीक है, वो आइस में, उसकी जो ऊपरी परत थी वो किस में तब्दील हो गई? आइस में तब्दील हो गई। अब देखिए, अगर ऊपरी वाटर बॉडीज आइस में तब्दील हो जाएंगी, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि फिर वेपोराइजेशन नहीं हो पाएगा। भाई पानी नहीं है तो वेपोराइजेशन होगा कैसे? और अगर वेपोराइजेशन नहीं होगा तो बारिश कैसे गिरेगी? रेनफॉल कैसे होगा? आप बात समझिए, क्या हुआ? आइस एज शुरू हो गया, ठीक, वाटर बॉडीज की ऊपरी सतह पर क्या जम गई? आइस जम गई। अब आइस क्या है? वाटर का सॉलिड फॉर्म। आइस क्या है? वाटर का सॉलिड फॉर्म। तो आइस जब जमी, तो उसके कारण अब वेपोराइजेशन होना बंद हो गया। अब जब वेपोराइजेशन बंद हुआ, भाई जब भाप बन के पानी ऊपर ही नहीं गया तो बरसेगा कैसे? भाई जो पानी है, वाटर साइकिल का मतलब क्या है? जो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है वही ऊपर से नीचे गिर रहा है। ऊपर कोई पानी बनाने की कोई टंकी उंकी नहीं लगी है। जो नीचे से पानी जा रहा है वही ऊपर बादल टकरा करके और रेनफॉल के रूप में नीचे गिर रहा है। तो जब वेपोराइजेशन होगा नहीं तो रेनफॉल कैसे होगा? अब जब रेनफॉल नहीं होगा तो उसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? सबसे ज्यादा उसका असर फॉरेस्ट पे पड़ता है। देखिए, जितनी कम बारिश होगी उतना ही जंगलों में कमी आएगी। आपने नोटिस किया हो कि जो वर्ल्ड का इक्वेटर वाला क्षेत्र है, इक्वेटर, ठीक है, जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, ठीक है, उसके आसपास वाले क्षेत्र में ही आपको बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, घने जंगल, ठीक। आपको ऐसे घने जंगल जो अपने इंडिया में मिलते हैं, ऐसे घने जंगल आपको रशिया या ऊपर की यूरोपियन कंट्रीज जहां ठंड ज्यादा है वहां नहीं मिलेंगे। वहां पर आपको डेंस फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ठंडक होने के कारण वहां पर बर्फ जमी हुई है, और जहां बर्फ जमी होगी वहां वेपराइजेशन नहीं होगा, और वेपराइजेशन नहीं होगा तो रेनफॉल कम हो जाएगा। और जब रेनफॉल कम होगा तो उसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? फॉरेस्ट पर। तो जंगल क्या होने लगे? धीरे धीरे कम होने लगे। क्यों? क्योंकि आइस एज में आइस बन गया, जिसके कारण वेपराइजेशन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण रेनफॉल नहीं हो रही थी। भाई आपने देखा हो अफ्रीका और ये जो अपना इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र में, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो आप देखिए यहाँ पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। जहां पर भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी वहां बारिश ज्यादा होगी। कारण साफ है, वेपराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही रेनफॉल होगा, ठीक। तो आइस एज में हुआ क्या? तो समझ में आया आपको? तो उसके कारण हुआ क्या कि फॉरेस्ट डिटोरेट होने लगे। और देखिए, आप देखेंगे जहां पर भी ठंडी मौसम रहता है या जहां पर भी रेनफॉल कम होता है, वहां पर घास के मैदान होते हैं, ग्रासलैंड्स। आप रशिया चले जाइए, आपको रशिया में बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स मिलेंगे। क्यों ग्रासलैंड्स मिलेंगे? क्योंकि जो वहां सर्दी ज्यादा है, और सर्दी ज्यादा है इस कारण से रेनफॉल वहां बहुत कम है। इसीलिए जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, इक्वेटर है अर्थ का पार्ट, इक्वेटर ये अर्थ है अपनी, ठीक है, और इसकी जो मेन में लैटिट्यूड लाइन है बीच की, वो इसको इक्वेटर कहते हैं। आप इक्वेटर से आप चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, ठीक है, आपको धीरे धीरे डेंस फॉरेस्ट कम होते जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से जितना ज्यादा आप दूर जाएंगे वहां पर उतना ही ज्यादा क्या होगा, मतलब टेम्परेचर कम रहेगा, और टेम्परेचर कम रहेगा तो आइस जमेगी, और आइस जमेगी तो उसके कारण रेनफॉल कम हो जाएगा, ठीक है।
तो घास के मैदान होने लगे। तो हुआ क्या, रामापिथेकस जब थे तो एक तो रामापिथेकस में पॉपुलेशन बढ़ती गई, दूसरा जो आइस एज के कारण वाटर बॉडीज किस में बदल गई, आइस में बदल गई। अब उसके कारण वेपोराइजेशन नहीं हुआ, वेपोराइजेशन के कारण रेनफॉल कम हुआ, और रेनफॉल कम होने के कारण आपके जंगल जो हैं वो कम हो गए। ठीक है, तो अब जो पहले डेंस फॉरेस्ट एरिया था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रासलैंड्स में, घास के मैदान। क्लियर। तो ये दो समस्याएं इनके सामने आई, रामापिथेकस के सामने। ठीक है। अब देखिए, जब समस्या आती है तो फिर सामने वाला कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन सोचता है। ठीक है। तो हुआ क्या कि फिर रामापिथेकस जो थे, ठीक है, अब उन्होंने समझ लिया कि भैया अगर जिंदा रहना है तो हमें इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जंगल में कमी हो गई थी, एक तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, एक तो जंगल कम हो गया, ऊपर से पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण कुछ टाइम के बाद खाने के लाले पड़ गए। तो भाई अब खाने के जब लाले पड़ गए हैं तो फिर भाई फिर इनको ये लगा कि भाई चलो बाहर निकलते हैं। अब देखिए बाहर क्या था, बाहर थे घास के मैदान। ठीक है। अब घास के मैदान में बहुत सारे जंगली जानवर हुआ करते थे। जैसे अगर हम बात करें तो आइस एज के समय के अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो आइस एज में जो टाइगर हुआ करता है वो साइबेरियन टाइगर कहलाता है। आइस एज का जो टाइगर हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था, साइबेरियन टूथ टाइगर। और ये हमारे टाइगर से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। आज के जो हमारे टाइगर है ना, उनसे 2 गुना ज्यादा बड़ा है। आप कभी भी उन जानवरों को देखिएगा जो ठंडी जगह पे रहते हैं, और उन जानवरों को देखिएगा जो गर्म जगह पे रहते हैं, आपको दोनों की साइज में बहुत अंतर समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ठंडी जगह में अपने आप को सरवाइव करने के लिए जानवर की चमड़ी मोटी होनी चाहिए। देखिए, जो स्किन होती है, चर्बी होती है, चमड़ी, फैट जो होता है, इसमें क्या होती है, गर्मी होती है। फैट में क्या होती है, गर्मी होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो फैट होता है जिन जानवरों में, ठीक है, जो बड़े जानवर होते हैं वो हमेशा आइस एज में ही वो ही सरवाइव कर सकते हैं। हमारे आज के यहाँ के जानवरों को आप उस एटमॉस्फेयर में ले जाइए, यहाँ के टाइगर को, चलिए आप मध्य प्रदेश के टाइगर को उठाइए और इसको रशिया ले जाइए, एक दिन हमारा टाइगर सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे टाइगर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस एनवायरनमेंट के हिसाब से बना है। देखिए आपका खान पान और आपका रहने का और आपका पहनने का तरीका आप तय नहीं करते हैं, वो आपका एनवायरनमेंट तय करता है। आप क्या खाएंगे पिएंगे, आप क्या पहनेंगे, ये आपका एनवायरनमेंट तय करता है, आप तय नहीं करते। एक बात आप समझिए, आपको लग रहा है कि आप तय कर रहे हैं, आप तय नहीं कर रहे। क्योंकि आप देखिए एनवायरनमेंट चेंज होने के हिसाब से आपका कपड़ा पहनने का ढंग भी बदल जाता है। गर्मियों में आप बनियाइन में भी निकल जाएंगे, लेकिन ठंडकों में क्या है, रे पूरा कोट वगैरह एकदम, जैकेट वगैरह एकदम टाइट, तो बदला ना चीजें एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, एनवायरनमेंट बदल रहा। अब आइस एज में बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे और काफी वायलेंट जानवर हुआ करते थे। वायलेंट मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से हिंसक जानवर हुआ करते थे। तो अब जब ये रामापिथेकस को समझ में आ गया कि भैया यहाँ अगर रहे तो भूखे मर जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, रिस्क लिया कि भाई चलो यार बाहर चल के देखते हैं कुछ होगा। अब जैसे ही रामापिथेकस ग्रासलैंड्स की तरफ आए, अब देखिए होता क्या था कि ये जो जंगली जानवर थे, चाहे वो साइबेरियन टू टाइगर वगैरह हो, ये क्या करते थे, घास के मैदान में छिपे रहते थे। और जैसे ही, अब चूंकि रामापिथेकस जो है वो 4 पैरों पे चलता था, तो ये धीरे धीरे चलता था, तो बहुत सारे रामापिथेकस क्या हो जाते थे, इनके शिकार हो जाते थे। मतलब जो बाहर के जानवर हैं वो क्या कर लेते थे, रामापिथेकस को खा लेते थे। ठीक है। अब धीरे धीरे हुआ क्या, जब रामापिथेकस के मन में ये डर बैठा कि भाई ये तो हमें जानवर जो हैं ग्रासलैंड्स में जो छिपे हैं जानवर, ये हमें खा लेंगे। तो रामापिथेकस क्या करने लगे, धीरे धीरे उन्होंने अपने आगे के 2 पैर उठा करके, जैसे अगर हम बात करें तो ये अगर मान लीजिए ये ऐसे रामापिथेकस हैं, ठीक है, ये 2 पैर पीछे और 2 पैर आगे हैं, तो इन्होंने क्या करने लगा, अपना ये जो आगे का 2 पैर उठा करके और ये ऐसे ऊपर हो करके चेक करने लगे कि भाई कोई जानवर तो नहीं आ रहा है।
ये ऐसे खड़े हो गए। ठीक है, मतलब ये क्या करने लगे, ये ऐसे ऊपर की तरफ इन्होंने अपने दो पैर उठाए, दो आगे के पैर। ठीक है, ये उठाए और ये धीरे धीरे चेक करने लगे कि कोई जानवर तो नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते इनको दो पैर पर चलने की आदत हो गई। भाई देखिए क्या हुआ, रामापिथेकस जब बाहर निकले, ठीक है, तो उन्हें ग्रासलैंड्स में जंगली जानवर मिले। अब जंगली जानवर क्या कर रहे थे, उनको मार रहे थे। तो उनके मन में, रामापिथेकस के मन में डर बैठा कि भाई, ठीक है, तो डर जब बैठा तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने दो पैर उठाए और ऐसे ऊपर चढ़ के देखने लगे कि भाई कोई और जानवर या कोई हिंसक जानवर तो नहीं आ रहा। तो उनकी इस आदत से धीरे धीरे वो क्या होने लगे, दो पैर पर चलने वाले बन गए। ठीक, तो देखिए आज हम जैसे दो पैर पे चलते हैं, आज का इंसान दो पैर पे चलता है, ठीक है, लेकिन हम पहले चार पैरों पे चलते थे। धीरे धीरे रामापिथेकस जो बाहर निकले, ठीक है, वो अब धीरे धीरे दो पैर पर चलना उन्होंने शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं बायपिडल लोकोमोशन। नोट करिएगा, बायपिडल लोकोमोशन। ठीक है, मतलब दो पैर पर चलने वाले। ठीक है, और जो इतिहासकार हैं, ठीक है, उन्होंने ये जो बाइपेडल लोकोमोशन, जिन भी रामा पिथेकस ने बाइपेडल लोकोमोशन मतलब दो पैर पर चलने वाले, ठीक है, उनको कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये नोट करिएगा, ऑस्ट्रेलियो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तो ये जो बाइपेडल मोशन लोकोमोशन करने लगे, इनको क्या कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो पहले थे रामापिथेकस, और रामापिथेकस के बाद कुछ रामापिथेकस हिम्मत करके बाहर निकले, कुछ शहीद हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, दो पैरों पर चल करके देखना सीख लिया। तो दो पैरों पर चलने वाले सबसे पहले जीव जो थे, उनको बोला जाता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, तो नोट करिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहले बाइपोडल लोकोमोशन करने वाले ह्यूमन। ठीक है, उनको क्या कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तो रामापिथेकस से कैसे बने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद अब देखिए हुआ क्या, अब देखिए होता क्या है, पहले हम चार पैरों पर चल रहे थे तो हमारे चारों पैर क्या थे, बिजी थे। ठीक, अब हुआ क्या कि हमारे दो, जो हमने आगे के पैर थे उससे हमें फ्री कर लिया, अब हम दो पैर पे चलने लगे, तो जो बाकी के दो पैर थे या जिसको हम दो हाथ कहते हैं वो फ्री हो गया। भाई अब उसको चलने में तो अब काम नहीं आ रहा। भाई आज की डेट में हम चलने के लिए दो ही पैर का इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक, तो हमारे हाथ तो फ्री हैं। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ, अब जब ये दो पैर पर चलने लगे तो इनके जो दो हाथ थे वो फ्री हो गए, आगे से के जो दो हाथ थे वो क्या हो गए, फ्री हो गए। अब जाहिर सी बात है कि जब ये फ्री होंगे तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे ना भाई, कुछ नहीं तो उठा के पत्थर ही सर पे फेंक के मार देंगे। मतलब इन्होंने कुछ तो किया ना, क्योंकि भाई दो हाथ फ्री हो गए ना। अब भाई दो पैरों पे ही चल रहे हैं, तो दो हाथ क्या हो गए, फ्री हो गए। अब जब दो हाथ फ्री हुए तो ये कुछ तो करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, पत्थरों के उपकरण बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, जो बाइपोडल लोकोमोशन कर रहे थे, उन्होंने अपने दोनों हाथों का, आगे के जो दो पैर थे, उनका धीरे धीरे हाथ के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये जिसे आज आप हाथ देखते हैं ना, ये हमारे हाथ नहीं थे, इतिहास में ये हमारे पैर थे, आगे के दो पैर, जो आज की डेट में क्या बन गए, हाथ बन गए। तो इन्होंने भी अपना हाथ बना लिया था। तो उस हाथ से इन्होंने क्या किया, भाई पत्थर फेंक के मारना शुरू कर दिया, या पत्थरों का कुछ बनाना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो गए, पहली बार। ठीक है, तो ऐसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिन्होंने पहली बार अपने दोनों पैरों का, आगे के दोनों पैरों का इस्तेमाल करके कुछ टूल्स बनाने शुरू कर दिए, इनको बोला गया होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, ये नोट करिएगा, होमो हैबिलिस। ये कौन है, फर्स्ट टाइम
टूल मेकिंग ह्यूमन, मतलब ऐसे ह्यूमन जिन्होंने क्या किया, पहली बार टूल बनाने शुरू किए, किसके, पत्थर के। ठीक, मतलब देखिए भाई आपका दो हाथ फ्री हुआ ना, तो भाई दो हाथ जब फ्री होगा तो आप कुछ ना कुछ हरकत तो करोगे, क्योंकि पहले तो क्या थे, चारों पैर एंगेज थे, अब दो पैर फ्री हो गए, तो भाई कुछ तो हरकत करोगे। तो इन्होंने क्या किया, टूल बनाना शुरू किया। ठीक है, टूल बनाना शुरू किया। ठीक, तो अब ये क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगे, दो पैर पर चलने लगे ये। ठीक है, लेकिन शुरुआत में क्या हो रहा था, शुरुआत के जो जानवर थे, मतलब जो इंसान थे, वो थोड़ा झुक के चलते थे। मतलब इनका जो बॉडी पोस्चर था, जैसे अगर हम बात करें तो इनका बॉडी पोस्चर जो था वो थोड़ा झुक के चलते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, थोड़ा झुक के चलते थे। अब धीरे धीरे ये क्या होने लगे, धीरे धीरे इन्होंने अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो बिल्कुल सीधा, मतलब एकदम डेड स्ट्रेट बॉडी को कर लिया। क्योंकि भाई देखिए इनको क्या होना पड़ता था, ये निकलते थे ग्रासलैंड्स में तो इनको जानवर देखने पड़ते थे कि भाई कहीं से कोई जंगली जानवर तो नहीं आ रहा है, जिसके कारण इनके दो पैर फ्री हुए। जब ये दो पैर फ्री हुए तो ये थोड़ा और खड़े हुए, मतलब पहले थोड़ा झुके रहते थे ये, फिर धीरे धीरे क्या होने लगे, ये खड़े होने लगे। तो उसके बाद जो ये पूरी तरीके से अपराइट पॉस्चर, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने वाले जो ह्यूमन बींग्स बन गए, इन्हीं को कहा गया होमो इरेक्टस। ये नोट करिएगा, होमो हेबिलिस के बाद कौन बने, होमो इरेक्टस। ठीक है, और ये पहले ऐसे ह्यूमन थे, फर्स्ट ह्यूमन, जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना शुरू कर दिया। हु हैव अपराइट पोस्चर, हु हैव अपराइट पोस्चर। ठीक, तो पहले ऐसे ह्यूमन जिनका बॉडी स्ट्रेट हो गया, अपराइट पोस्चर हो गया, वो कौन कहलाए, होमो इरेक्टस। ठीक है, और पहली बार, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग अफ्रीका में थे। कहाँ थे, अफ्रीका। धीरे धीरे अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली जंगल से बाहर निकले, तब भी हम अफ्रीका में ही थे। अब देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो थोड़ा झुका हुआ है और एक व्यक्ति जो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो दोनों में से ज्यादा लंबा सफर कौन तय कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी बॉडी स्ट्रेट है, क्योंकि स्ट्रेट बॉडी में आपका जो पोस्चर होता है वो सबसे कंफर्टेबल पोस्चर होता है। ठीक, तो उस टाइम पर स्ट्रेट बॉडीज में आप ज्यादा लंबा सफर तय कर सकते हैं। तो जब होमो इरेक्टस, मतलब जिन्होंने अपनी बॉडी अपराइट पोस्चर को स्ट्रेट किया, ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि होमो इरेक्टस जो थे वो लंबी लंबी दूरी तय कर सकते थे। तो पहले ऐसे ह्यूमन, देखिए होमो इरेक्टस में आपको एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ह्यूमन हु वेंट आउट ऑफ अफ्रीका, मतलब पहले ऐसे ह्यूमन जो अफ्रीका से बाहर निकले, वो कौन थे, होमो इरेक्टस। वो कौन थे, होमो इरेक्टस, जो पहली बार अफ्रीका से बाहर निकले। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में फैल गए, ये कौन कहलाए, होमो इरेक्टस। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री में हर चीज एविडेंस से चलती है। हिस्ट्री में हर चीज क्या चलती है, एविडेंस से चलती है। मैंने अगर आपको रामापिथेकस बताया, तो रामापिथेकस के एविडेंस मिले हैं अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट वैली जंगल से। ठीक है, तो उसी के, तो मैंने बताया कि हर चीज का एविडेंस है। तो ऐसे ही अगर होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकल करके और विश्व में गए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं बाहर, अफ्रीका के बाहर एविडेंस होना चाहिए। तो होमो इरेक्टस के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, अब कहां कहां से मिले हैं ये हमें देखना है। सबसे पहले आपको होमो इरेक्टस समझ में आए, पहले ऐसे ह्यूमन या होमो हैबिलिस जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए, अपराइट पोस्चर, उनको कहा गया होमो इरेक्टस। और यही होमो इरेक्टस हैं जो अफ्रीका से बाहर निकलने वाले, विश्व में फैलने वाले ह्यूमन। ठीक, अब इसका एविडेंस क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें इंडिया की।
तो इंडिया में एक जगह है, ठीक है, ठीक है, हथनोरा, ठीक है, ये सीहोर में है, ठीक है। और यहां पर एक वैली है, यहां पर एक ह्यूमन स्केलेटन मिला है। क्या मिला है? ह्यूमन स्केलेटन मिला है, ठीक है, कंकाल मिला है, मतलब एक तरीके से स्कल मिला है बस ह्यूमन का, ठीक है। कहां से मिला है? नर्मदा वैली से। कहां से मिला है? नर्मदा वैली से मिला है। और इसमें जो अंश पाए गए हैं वो होमो इरेक्टस पाया गया है। क्या पाया गया है? होमो इरेक्टस। तो इंडिया में सीहोर में, सीहोर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हथनौरा नाम की एक जगह है, यहाँ पे एक ह्यूमन स्केलेटन मिला है जिसका स्कल है, खोपड़ी, खोपड़ी मिली। तो जब उसको टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो एक होमो इरेक्टस है, ठीक है। कहां से मिला है? नर्मदा वैली से, ठीक है। इसीलिए चूंकि ये नर्मदा वैली से मिला है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नर्मदा मैन। क्या पड़ गया? नर्मदा मैन। क्यों पड़ा नर्मदा मैन? क्योंकि ये जो स्कल मिला है, ये जो स्केलेटन मिला है, ये नर्मदा वैली से मिला। और ये क्या था? होमो इरेक्टस, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ढूंढने वाले जो थे, ठीक है, ये जो स्केलेटन था, स्कल जो था, इसको ढूंढने वाले हिस्टोरियन का नाम था अरुण सोनकिया, ठीक है। तो अरुण सोनकिया नाम के हिस्टोरियन थे, ठीक है, जिन्होंने इसको, आर्कियोलॉजिस्ट थे एक तरीके से, जिन्होंने इसको खोजा था। कहां से? हथनौरा, सीहोर से, ठीक है। और अगर सन याद करना चाहते हैं तो वो भी याद कर लीजिए, 1982 में। कब खोजा गया? 1982 में। तो नर्मदा वैली थी, उसको कहा गया नर्मदा मैन, ठीक है, क्योंकि वो नर्मदा वैली पे मिला था, ठीक है। और इसका जो नाम पढ़ा, ठीक है, ये जो होमो इरेक्टस मिला, इसका एक और नाम भी पढ़ा, होमो इरेक्टस नर्मदासिस, ठीक है। तो होमो इरेक्टस नर्मदासिस, ठीक है, ये भी इसका नाम पढ़ा, नोट कर लीजिएगा चाहिए तो। होमो इरेक्टस नर्मदेसिस, तो होमो इरेक्टस नर्मदेसिस, ये इनका नाम पड़ गया, ठीक। तो ये नर्मदा वैली में मिले, नर्मदा मैन इसीलिए इनको कहा गया। और इनको ढूंढने वाले कौन थे? अरुण सोनकिया, 1982। क्लियर हुआ? ठीक, ये चीज क्लियर हुई, ठीक। इसके बाद इनका एक ह्यूमन होमो इरेक्टस हमें चाइना से भी मिला है। एक होमो इरेक्टस हमें कहां से मिला है? चाइना से भी मिला है। अब चाइना से जो होमो इरेक्टस मिला है उसका नाम दिया गया पैकिंग मैन। क्या नाम दिया गया? पैकिंग मैन, ठीक है। तो चाइना से जो होमो इरेक्टस मिला है उसका नाम क्या दिया? पैकिंग मैन। अब इसका पैकिंग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आप याद करिए, चाइना की अगर हम बात करें तो अभी की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। और बीजिंग का पुराना नाम हुआ करता था पैकिंग। बीजिंग जो था उसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? पैकिंग। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? पैकिंग मैन नाम दिया गया। तो चाइना से जो होमो इरेक्टस मिला, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया? पैकिंग मैन, ठीक। इसके अलावा इंडोनेशिया से भी मिला, ठीक, इंडोनेशिया से भी होमो इरेक्टस मिला। अब इंडोनेशिया कहाँ है? तो भारत के दक्षिण तरफ दो आइलैंड है, जावा और सुमात्रा, ये दो आइलैंड्स हैं। और इन्हीं दोनों आइलैंड्स को मिला करके बनाया गया एक देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दो आइलैंड्स हैं, जावा और सुमात्रा, ठीक। तो यहां पर जो जावा आइलैंड है इंडोनेशिया में, यहां से एक होमो इरेक्टस मिला है, इसीलिए इसका नाम पड़ा जावा मैन, ठीक। तो चाइना से जो मिला था वो क्या पड़ा? उसका नाम पैकिंग मैन। इंडिया से जो मिला नर्मदा वैली से, वो क्या बनाया? नर्मदा मैन। और इंडोनेशिया से जो मिला वो क्या कह रहा है? क्लियर? तो ये तीन महत्वपूर्ण एविडेंस थे जिसने बताया कि जो होमो इरेक्टस थे, ठीक है, वो अफ्रीका से बाहर निकले थे।
क्योंकि होमो इरेक्टस के पहले जितने भी थे, चाहे वो रामापिथेकस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, चाहे वो होमो हैबिलिस हो, इनका कोई भी एविडेंस अफ्रीका से बाहर नहीं मिला है। इनके जितने भी अवशेष मिले हैं अफ्रीका से ही मिले, अफ्रीका से बाहर कुछ नहीं मिला। तो अफ्रीका से बाहर कौन मिले हैं? होमो इरेक्टस। ठीक, क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद हुआ क्या, इसमें आपको होमो इरेक्टस में और एक पॉइंट याद रखना है। सबसे पहली बार होमो इरेक्टस ही वो फर्स्ट ह्यूमन थे जिन्होंने फायर का कंट्रोल यूज शुरू किया, आग का कंट्रोल यूज। देखिए, पहले ये लोग क्या करते थे, पत्थरों में आपस में जब पत्थर टकराते थे तो कई बार चिंगारी लग जाती थी। ठीक है, तो इनको समझ में आ गया कि भैया आग कैसे पैदा होती है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले, होमो इरेक्टस सबसे पहले ऐसे ह्यूमन थे जिन्होंने फायर का कंट्रोल यूज करना शुरू किया। अब ये फायर का यूज क्यों करते थे? देखिए, पहले के समय में जो भी ये मांस खाया करते थे, जैसे जानवर को मार करके, ये भी जानवरों का शिकार किया करते थे, तो जानवरों को जब वो मार के खाया करते थे तो वो कच्चा मांस खाते थे। पहले क्या होता था, कच्चा मांस खाया जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही फायर का आविष्कार हुआ, कंट्रोल यूज इन्होंने फायर का शुरू किया, तो फिर इन्होंने उस कच्चे मांस को भूनना शुरू कर दिया, रोस्ट करना शुरू कर दिया। तो जो कच्चा मांस हुआ करता था उसको रोस्ट करना शुरू कर दिया गया। एक तो इसके लिए इस्तेमाल करने लगे ये फायर का। दूसरा, अन्य जो जंगली जानवर हुआ करते थे उनसे अपने आप को बचाने के लिए भी ये आसपास अपने, जहां पर भी, देखिए ये क्या करते थे, पहले ये लोग जब निकलते थे तो कहीं ना कहीं अपना बेड़ा डालते थे। बेड़ा डालते थे मतलब वहां पर रुकते थे। ठीक है, अब जब रुकते थे ये जंगल के बीच में तो जाहिर सी बात है वहां पर जंगली जानवरों का डर होता है। तो जंगली जानवरों का डर दूर करने के लिए ये अपने चारों तरफ क्या कर देते थे, आग लगा देते थे। क्योंकि जो जानवर होता है वो आग से बहुत डरता है। आज भी अगर आप देखें तो जंगल में जो रहता है तो वो कहीं ना कहीं बॉन फायर या आग वगैरह लगा देता है, क्योंकि आग से क्या होता है, जानवर जो होता है वो बहुत डरता है। ठीक, तो इन्होंने दो कामों के लिए फायर का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक तो अपने मीट को रोस्ट करने के लिए, ठीक, और दूसरा क्या करते थे ये, अपने आप को प्रोटेक्ट फ्रॉम दी वाइल्ड एनिमल्स, फ्रॉम दी वाइल्ड एनिमल्स। तो इन्होंने दो काम किए, ठीक है, आग का इस्तेमाल करके, एक तो खाना और दूसरा अपने आप को जानवरों से बचाना। ठीक, इसके अलावा आप एक और पॉइंट नोट करिए, सबसे पहले या सबसे ओल्डेस्ट होमो इरेक्टस ऑफ द वर्ल्ड, नोट कर लीजिएगा ये, ओल्डेस्ट होमो इरेक्टस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, ये हमको कहां से मिला, अफ्रीका से ही मिला। ठीक है, और ये एक फीमेल स्केलेटन है। कौन सा स्केलेटन है? फीमेल, मतलब महिला का स्केलेटन है, जिसका नाम रखा गया लूसी। ये नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट होमो इरेक्टस अगर हम बात करें तो वो कौन है, लूसी। ठीक है, इसीलिए लूसी को मदर ऑफ ऑल ह्यूमंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो लूसी ऑल्सो कॉल्ड एज दी मदर ऑफ ऑल ह्यूमंस, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो ओल्डेस्ट होमो इरेक्टस ऑफ द वर्ल्ड कौन कहलाई, एक फीमेल स्केलेटन था जो अफ्रीका से मिला, जिसका नाम था लूसी, और इसीलिए लूसी को मदर ऑफ ऑल ह्यूमंस कहा। समझ में आया आपको? ठीक, ये सारी चीजें समझ में आई। तो होमो इरेक्टस के पॉइंट समझ में आए आपको। सबसे पहले ह्यूमन जो अफ्रीका से बाहर निकले। दूसरा, कंट्रोल यूज ऑफ फायर का इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू किया। अपने जो कच्चा मीट, रॉ मीट हुआ करता था उसको रोस्ट कर दिया गया, मतलब उसको पका दिया गया। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद जो अगले ह्यूमन बने, ठीक है, अब देखिए हुआ क्या धीरे धीरे। देखिए, जब
आपके 2 हाथ फ्री हो गए तो आपने टूल्स बनाने शुरू कर दिए, मतलब कुछ ना कुछ आपने खुरापात शुरू किया। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, इंसान जो होने लगा ना, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, समझदार बनने लगा। मतलब जो ह्यूमन था वो धीरे धीरे क्या बनने लगा, समझदार बनने लगा। ठीक, तो उनको कहा गया निएंडरथल। निएंडरथल, ये निएंडरथल जो थे, इनकी ब्रेन की जो कैपेसिटी हो गई वो 1400 सीसी हो गई। सीसी का मतलब वो नहीं है जो आप बाइक की सीसी बात करते हो या कार की, ये इसका है क्रेनियम कैपेसिटी। ठीक है, तो ब्रेन जो हो गया वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा निएंडरथल। इनकी जो क्रेनियन कैपेसिटी हो गई वो बढ़ गई 1400 सीसी। अब ये हुआ क्यों, हमें ये समझना। देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम जब खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और आप जानते हैं हमारे शरीर में एक तत्व होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब भी कभी आप खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट करने के लिए HCl को रिलीज करती है बॉडी। बॉडी जो किसको रिलीज करती है, HCl को रिलीज करती है। अब जब ये HCl को रिलीज करती है तो HCl को जो रिक्वायरमेंट होती है डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए, वो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। ठीक, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो ऑक्सीजन की जब रिक्वायरमेंट होगी तो जाहिर सी बात है आपका ऑक्सीजन जो है वो कहाँ लगेगा, डाइजेशन प्रोसेस में लगेगा। तो भाई ऑक्सीजन की मात्रा अगर डाइजेशन में लग रही है, स्टमक में लग रही है, तो वो आ कहां से रहा है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आ रहा है आपके ब्रेन से। इसीलिए आप कभी भी देखिए, आप जब भर पेट करके एकदम एकदम टाइट करके खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको नींद आती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कभी आप भर पेट खाना खा लेते हैं तो उसके बाद आपको नींद आती है। क्यों नींद आती है, क्योंकि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन जो माइंड के लिए होना चाहिए जिससे आप वर्क कर सको, वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो जाता है, स्टमक की तरफ। इसीलिए आप देखिए जो भी लोग टफ काम करते हैं या जिनको पढ़ाई करनी होती है, उनको हमेशा ये सलाह दी जाती है कि लाइट खाना खाओ। लाइट खाने का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन जो है उसकी काम कम हो लगे। क्योंकि देखिए जो हल्का खाना होता है वो जल्दी पचता है। आप 10 रोटी खाइए और 2 रोटी खाइए, फर्क क्या है, 10 रोटी को पचने में टाइम लगेगा और 2 रोटी जल्दी पच जाएगी। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल फिर वापस से किस पे हो सकता है, ब्रेन पे। इसीलिए आपने कभी देखा हो जानवरों को जो खास तौर पर रॉ मीट खाते हैं, जैसे टाइगर आप देखिए, तो आप कभी टाइगर को देखिएगा वो ज्यादातर टाइम सोता है। वो ज्यादातर टाइम सोता है। क्यों सोता है, क्योंकि उसने इतना हार्ड और इतना रफ खाना खाया है, ठीक, कि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। और डाइजेस्ट करने में जब टाइम लगता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो ऑक्सीजन जो उसके माइंड को उसको वो बना सकता था, वो कहाँ यूज हो रहा है, पेट में यूज हो रहा है, स्टमक में यूज हो रहा है। तो जब आपका ऑक्सीजन ब्रेन में यूज ही नहीं हो रहा है तो फिर आपका माइंड कैसे विकसित होगा। लोग कहते हैं ना जो ज्यादा खाना खाते हैं उसकी बुद्धि मोटी होती है, आपने कभी सुना होगा, पुराने समय पे लोग ये कहा करते थे, जो ज्यादा खाना खाता है उसकी बुद्धि क्या होती है, मोटी होती है। क्यों, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टमक को दे रहा है, क्योंकि वो इतना खाना खा रहा है। क्लियर हो रहा है आपको। अब यहां पर क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो अपने होमो इरेक्टस थे उन्होंने कंट्रोल यूज ऑफ फायर शुरू किया। अब इन्होंने क्या किया, पहले जो ये कच्चा मांस खाते थे अब उसको भून के खाने लगे, पका के खाने लगे। तो आप ही मुझे बताओ, कच्चा खाना ज्यादा हार्ड होगा डाइजेस्ट करने में या पका खाना।
भाई हम खाने को क्यों पकाते हैं, हम कच्चा क्यों नहीं खा लेते? क्योंकि कच्चा खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट होने में समय लगेगा और हमारा ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा यूज हो। समझ रहे हैं बात को? तो इस कारण से जो पहले जो सिर्फ रॉ मीट खाया करते थे, अब वो भून के खाने लगे। तो जाहिर सी बात है कि जब भून के खाएंगे तो इसका डाइजेशन क्या होगा? जल्दी होगा। इसका डाइजेशन क्या होगा? जल्दी होगा। तो ऑक्सीजन वापस से कहा जा पाएगा? ब्रेन में। तो ब्रेन क्या, मस्तिष्क बढ़ेगा। ठीक। और आप एक चीज समझ लीजिए, जहां पर भी ठीक है, बुद्धि का विकास होता है, वहीं से इमोशंस भी जनरेट होते हैं। देखिए, जब भी कभी बुद्धि का विकास होगा ना, तो वहां पर आपके अंदर भावनाएं भी आएंगी, इमोशंस आएंगे। ठीक। देखिए, एक बात आप समझिए, आपके अंदर इमोशंस तभी आते हैं, ये आप नोटिस करिएगा, आपके अंदर भावनाएं तभी आती हैं जब आपका पेट भरा है। आप कभी किसी भूखे आदमी के पास जाइएगा और उससे बात करिएगा इमोशंस के बारे में, वो दो लपाड़ा मार देगा, बोले खाने को नहीं है यहाँ, तू इमोशंस की बात कर। आप बात समझ रहे हैं? तो बुद्धि का विकास जब होगा तो उसके साथ इमोशंस आएंगे। ठीक। इसीलिए निएंडरथल जो थे, ठीक है, ये पहले ऐसे ह्यूमन थे जिन्होंने फ्यूनरल राइट्स स्टार्ट किया था। अंत्येष्टि संस्कार शुरू करने वाले सबसे पहले ह्यूमन थे निएंडरथल। भाई, इन्होंने देखा कि इनका एक व्यक्ति, इनके साथ वाला व्यक्ति मर गया, अब उसकी बॉडी सड़ रही है। ठीक। अब चूंकि निएंडरथल के अंदर इमोशंस आए, तो उनको ये लगा कि यार ये देखो यार, हमारे साथ का था, बताओ इसकी बॉडी सड़ रही है, इससे अच्छा चलो इसको क्या करते हैं, गड्ढा एक करते हैं और इसको गड्ढे में डाल देते हैं। बरियल्स जिसको कहते हैं, गड्ढे में गाड़ना। ठीक है। तो पहली बार फ्यूनरल राइट्स की शुरुआत करी गई निएंडरथल्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि इमोशन डेवलप हुए। ठीक। क्योंकि अब ये क्या करने लगे, थोड़ा हल्का खाना इन्होंने शुरू कर दिया, जिसके कारण इनका डाइजेशन थोड़ा धी मतलब डाइजेशन जल्दी हो गया। और डाइजेशन जल्दी हुआ तो ऑक्सीजन कहाँ गया वापस से? माइंड पे। तो मस्तिष्क का विकास हुआ, और मस्तिष्क का जब विकास होता है तो इमोशंस डेवलप होते हैं। ठीक। लोग कहते हैं ना, इमोशन दिल से आता है, दिमाग से नहीं। वो एक नंबर के गधे हैं। दिल का कोई काम नहीं है, दिल का काम है सिर्फ वो खून जो है उसको पंप करना, बस। सारा काम आपका ब्रेन करता है, हर चीज। ठीक। लोग कहते नहीं, दिमाग से नहीं दिल से सोचो, कोई नहीं सोचो, दिमाग ही आपको सोचवाएगा, दिल कुछ नहीं सोचवाता। तो इमोशंस जो डेवलप होते हैं वो दिमाग से होते हैं। जब दिमाग में ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो एक तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और दूसरा आपके अंदर इमोशंस डेवलप होते हैं। आज आप देखिए, हम अंत्येष्टि संस्कार क्यों करते हैं? भाई, हम उनको नहीं देख सकते लाश के रूप में अपने अपनों को, तो हमें उनको दफनाना या जलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस है भाई। आज कोई रास्ते में गिरे तो आदमी, चार आदमी आ जाते हैं उठाने के लिए। ठीक। लेकिन आप कभी ऐसी जगह पर जाइएगा जहां गरीबी है, वहां पर आपको इमोशंस नहीं दिखेंगे। इसीलिए आप देखिए, जहां पर भी गरीबी होती है वहां का क्राइम रेट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि गरीबी है। आप कभी देखिएगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्राइम रेट अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि वहां गरीबी है। ठीक। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो बिहार है, उत्तर प्रदेश, ठीक, जहां लोग ज्यादा गरीब हैं, तो वहां पर क्राइम रेट भी ज्यादा है। आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि भाई, भूख बहुत बड़ी चीज होती है, खाना बहुत बड़ी चीज है। खाने के लिए इंसान क्या नहीं कर डाले अगर उसको 4 दिन भूखा रख दूं तो ये जो चीजें होती हैं, तो हुआ क्या, जब खाना डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से होने लगा, अच्छे तरीके से, तो ह्यूमन का मस्तिष्क बढ़ा, और मस्तिष्क बढ़ा तो उसके अंदर इमोशंस है।
ठीक, आप याद रखिएगा, इमोशंस ब्रेन से आते हैं, दिल से नहीं आते। वो दिल विल बस बोलने के लिए सही है। ठीक है, तो इमोशंस डेवलप धीरे धीरे हुए, तो जब इमोशंस डेवलप हुए तो लोगों को एक दूसरे के प्रति लगाव शुरू हुआ। किसी की अगर डेथ हो गई तो यार गड्ढा करो और इसको बांध दो, इसको डाल दो, इसकी बॉडी सड़ रही है। क्लियर है? ठीक, तो निएंडरथल जो थे, उन्होंने सबसे पहली बार फ्यूनरल राइट्स शुरू किया ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो जानवर की चमड़ी होती है, एनिमल स्किन, ठीक है, एनिमल स्किन जो होती है, ठीक है, जिसको हाइड भी कहते हैं, एनिमल हाइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल हाइड या एनिमल जो स्किन होती है। इससे क्या करने लगा इनको, जैसे जो जानवर मर गया, ठीक है, तो ये क्या करते थे, उसकी खाल निकाल लेते थे और खाल निकाल करके उसको अपने कपड़े के रूप में अपनी बॉडी कवर करनी शुरू कर दी थी। ठीक, तो जानवरों की खाल पहना करते थे। तो निएंडरथल जो थे, इन्होंने क्या किया, अब चूंकि आइस एज चल रहा था, देखिए ठंडक बहुत थी, पहले तो हम नंगे घूमते थे, लेकिन निएंडरथल ने क्या किया, फिर उसके बाद जानवर की जो चमड़ी हुआ करती थी, उसमें क्या रहती थी, गर्मी रहती, तो उससे अपनी बॉडी को कवर करने ये एनिमल स्किन्स का यूज किया करते थे। तो निएंडरथल पहले ऐसे ह्यूमन हैं जिन्होंने फ्यूनरल राइट्स की शुरुआत करी। ठीक, और उसके बाद फिर इन्होंने एनिमल स्किन्स को भी इस्तेमाल किया ताकि वो अपने उसको ढक सके। ठीक, अब इसके बाद निएंडरथल के बाद जो लास्ट आते हैं, जो आज हम हैं, वो हैं होमो सेपियंस। इसमें दिमाग थोड़ा और डेवलप हो गया, सेपियंस। इसमें जो ब्रेन कैपेसिटी हो गई वो 1600 सीसी। ठीक, तो ये आज का इंसान, होमो सेपियंस। ठीक, तो हम आज के जो हैं, जो आज हम इंसान हैं, वो कौन है, होमो सेपियंस। तो समझ में आया कि मानव की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। ठीक, सबसे पहले हम छोटा सा एक, मतलब 2 मिनट का एक रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, मानव की उत्पत्ति हुई अफ्रीका से। अफ्रीका में एक जगह थी ग्रेट रिफ्ट वैली, उसके जंगल एरिया में एक मंकी टाइप का, लेकिन ह्यूमन जैसा इंसान, इंसानों जैसा दिखने वाला एक जानवर था जिसका नाम था रामापिथेकस। अब वो रामापिथेकस धीरे धीरे अपना चल रहे थे, लेकिन उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और इसी टाइम पर आया आइस एज। आइस एज ने क्या कर दिया, नदियों में क्या कर जमा दी, बर्फ जमा दी। अब जब बर्फ जमा दी तो वेपराइजेशन नहीं हुआ, वेपराइजेशन नहीं हुआ तो बारिश नहीं हुई, बारिश के होने नहीं होने के कारण क्या हो गया, जंगल छोटे हो गए। अब जब जंगल छोटे हुए तब रामापिथेकस को लगा कि भाई भूखे मर जाएंगे, तो ये बाहर निकले। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकले तो बाहर जो बड़े साइज के जानवर थे, वो क्या कर रहे थे, इनका शिकार कर ले रहे थे। तो धीरे धीरे इनके मन में उन जानवरों के प्रति डर बैठा। तो ये क्या करते थे, जब ये बाहर निकलते थे, उसके बाद जब इन्होंने निकलना शुरू किया, तो पहले कुछ कदम चलते थे और फिर अपने आगे के दो पैर उठा करके और चारों तरफ देखते थे कि कोई जानवर तो नहीं आ रहा। तो ये दो पैर आगे के उठाने की आदत धीरे धीरे क्या बना दी इनको, दो पैर पर चलने वाला जानवर बना दिया, जिसको कहा गया बाइपिडल लोकोमोशन। ये किसने किया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो रामापिथेकस से गाड़ी कहाँ पहुंची, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब जब ये दो हाथ इनके आगे के दो पैर फ्री हो गए, तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। तो पत्थरों के टूल्स बनाने शुरू कर दिए। तो वो कौन कहलाए, होमो हैबिलिस। ठीक, तो पहले रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, और होमो हैबिलिस के बाद जो पूरी तरीके से सीधे खड़े हो गए, वो कौन बने, होमो इरेक्टस। और अफ्रीका से बाहर निकलने वाले भी होमो इरेक्टस ही थे, जो देश के अलग अलग जगहों पर गए। इंडिया में भी मिले, जिनको बोला गया नर्मदा मैन। फिर बीजिंग चाइना में गए, उनको बोला गया पैकिंग मैन। और इंडोनेशिया में जो गए, उनको क्या बोला गया, जावा मैन। ठीक, और होमो इरेक्टस, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद होमो इरेक्टस क्या हुए, इन्होंने कंट्रोल यूज ऑफ फायर भी शुरू किया। जिससे पहले ये जो कच्चा मांस खाया करते थे, अब वो भूंज के पका के खाने लगे, जिससे इनके मस्तिष्क का डेवलपमेंट हुआ। पहला ओल्डेस्ट होमो इरेक्टस ऑफ द वर्ल्ड कौन बना, अफ्रीका में एक फीमेल स्केलेटन था जिसका नाम था लूसी। ठीक, इसके बाद बात करें तो निएंडरथल आए, जिसमें ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई, लोगों में इमोशंस आए। इमोशंस आए तो फ्यूनरल राइट शुरू हुए, और लोगों ने क्या किया, अपने आप को ठंडक से बचाने के लिए इंसान, जानवर की चर्बी जो है वो क्लोथ्स के रूप में पहनना शुरू कर दिया। और उसके बाद लास्ट में बने होमो सेपियंस। ठीक है, जो आज हम ह्यूमन हैं।
तो इस तरीके से इंसानों की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अब कल से जो हम शुरू करेंगे अपनी क्लास में, वो शुरू करेंगे स्टोन एज। ठीक है, हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है स्टोन एज। अभी तक इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा था, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम कहाँ से निकले थे और आज हम कहाँ हैं। क्लियर? तो कल से हम शुरू करेंगे स्टोन एज। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको हमारा ये जो वीडियो सीरीज है वो पसंद आ रहा होगा। अगर प्लीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और मैंने आपको बताया सेपरेट कॉपी बना लीजिए और कॉपी में एक एक पॉइंट्स नोट करते जाइए। तो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।